बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर। अल्लाह के फजल करम से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुई है उसके ऊपर। स्पेशली आप लोगों ने तो जस्ट सुनना होता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट हुई है स्पेशली एनिमेशन के लिए। लेकिन ये है कि अगर आप वो जितने 2 चैप्टर करवाएं, अगर वो आप कर लेते हो, वीडियोस देख लेते हो, तो आपका एक तो जो बच्चे लेट आए हैं अब उनके लिए भी फ़ायदा है कि अब वो जब मर्जी चाहे घर बैठ के उन वीडियोस को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या अगर किसी का स्किप हो जाता है तो वो भी देख सकता है। और दूसरे नंबर पे, अगर आप वीडियोस देख लेते हो, अगर आप लोगों को भी भूलती है तो दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो इजीली घर बैठ के अपने नोट्स बना कर सकते हैं इजीली। तो ये एक फॉर एवर एक चीज़ बन गई है हमारी अल्लाह के फजल से। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और आप भी एफर्ट किया करो इसको लाजमी शेयर करने में अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। डो ब्राइनर ट्राइएड की चलो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि ये पेश क्यों आई हमें ज़रूरत। अक्सर आपने देखा है कि बायो के अंदर हम कहते हैं, अच्छा आपकी क्लास कौन सी है? 9th क्लास। अच्छा, आपकी क्लास के अंदर मैं अगर 5 क्लास का स्टूडेंट बैठा दूं तो क्या वो यहाँ पे चल सकता है? अच्छा, 9th क्लास के अंदर जब आप लोग बैठते हो तो 9th क्लास के बच्चों की जो एज होती है तकरीबन सेम होती है, ठीक है। मंथ में डिफरेंस होगा, उनका आईक्यू लेवल, सोचने समझने की सलाहियत एक जैसी होती है। अब उसको क्लास का नाम क्यों दिया गया? उसको क्लास का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि उन बच्चों की नेचर एक जैसी है, उन बच्चों की नेचर एक जैसी है, उनकी सलाहियत काम करने की एक जैसी है। अब मैं 5 क्लास के बच्चे को जब यहां बैठाऊंगा तो 5 क्लास की वो नेचर नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, इस चैप्टर में मैंने क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको मैंने एक क्लास में रखना है। असल में हमने ये काम करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ताकि अब देखो ना, बायो के अंदर होता है, बायो के अंदर हम पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, 5 किंगडम सिस्टम, ये बायो वालों को पता होगा। या क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम कहते हैं गोश्त खाने वाले जानवर लहदा कर दो, जो गोश्त खाते हैं वो जानवर लहदा हो जाते हैं। अब 4 टांग वाले लहदा कर दो, ठीक है। घास खाने वाले लहदा कर दो, अंडे देने वाले लहदा कर दो, ठीक है। तो ये सारा मकसद क्या होता है? इससे मकसद होता है कि अगर आप बजाय के सारे जानवरों की स्टडी करें, आप सिर्फ एक जानवर की स्टडी करो जो गोश्त खाता है, ठीक है, तो बाकी जानवरों की प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे होगी। आपको हर जानवर की को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी है। इसी तरह केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे। क्या करेंगे? एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना देंगे। उस ग्रुप्स बनाने का हमारा मकसद ये होगा कि अगर हम उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख देंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर ऐसी है तो बाकी जो नीचे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ये सारा थीम था इस चैप्टर का। थीम समझ में आ गई है? अब आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले जो है इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डिफरेंट व्यू पेश किए, अपनी थ्योरीज पेश की, अपने पास्टुलेट्स पेश किए। अच्छा, सबसे पहले आया जी डो ब्राइनर ट्राइएड। डो ब्राइनर, अब ये बोर्ड में डेफिनेशन आती है अक्सर, डेफिनेशन विद एग्जांपल। मैंने बस वही थ्योरी लिखी है, उतना ही आपने याद करना है। डो ब्राइनर ट्राइएड, डो ब्राइनर साइंटिस्ट का नाम था। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन ट्राइएड, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। डो ब्राइनर ट्राइएड्स के अंदर क्या होगा? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जर्मन केमिस्ट डो ब्राइनर ऑब्जर्व द रिलेशनशिप, उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया इसके दरमियान बिटवीन द एटॉमिक मासेस। अब मेरे ख्याल से एटॉमिक मास तो सबको पता होना चाहिए। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, जिन्होंने देखा है पढ़ा है पिछले, उनके लिए तो बहुत आसान है। क्या होता है एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आइसोटॉप में पढ़ के आए अभी हम। एटॉमिक नंबर में से कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन एटॉमिक मास क्या था? हाँ जी, वो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी तो बोलो आप, प्रोटॉन जमा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करो। ये हमने पीछे आइसोटोप्स में बहुत तफसील से पढ़ा है, उसमें तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आपके। ठीक है, तो एटॉमिक मास याद रखना, 1920 से पहले एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। 1920 के बाद आई थिंक सो ये आगे डेट आएगी, 1920 ही है मेरे ख्याल से। 1920 के बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था, सॉरी 1913 1920 नहीं, 1913 से पहले एच मोजले था, एटॉमिक नंबर उसने डिस्कवर किया। 1913 से पहले सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास चलता था, एटॉमिक नंबर उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए जितनी थ्योरीज हैं वो आपको एटॉमिक मास में मिलेंगी, एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आ रही बात की आपको? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अच्छा जी, हमने क्या किया? एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, तीन तीन एलिमेंट, सेवरल ग्रुप ऑफ दी 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनेंगे मुख्तलिफ, जो कि हम बनाएंगे। अच्छा जी, इन दीज ग्रुप द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, जो सेंटर वाला एलिमेंट, अब 3 है एलिमेंट, तो 3 में से एक सेंटर वाला तो होगा ही, कहता उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। वो कैसे होगा ये मैं अभी समझाता हूं आपको। एवरेज का मतलब पता है आप लोगों को? मैं भी समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल में आपने लिखना है। पोटेशियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। मैंने इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से इनको रख दिया। देखो कैल्शियम का 40 था, इसका कम था, पोटेशियम का 88 था, उससे ज्यादा, बेरियम का उससे ज्यादा। ठीक है, इनको मैंने तरतीब दे दिया। अब वो कहता है कि जो अगर मैं एवरेज लूं पहले और तीसरे एलिमेंट का, एवरेज का मतलब होता है कि इन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करो और 2 पे डिवाइड करो। कितने एलिमेंट है? 2 है, तो 2 पे डिवाइड करो। अगर 3 होते तो इन 2 एवरेज को लेने के लिए मैंने क्या किया? कैल्शियम का एटॉमिक मास और देखो 137, बेरियम का एटॉमिक मास लिया और उसको किस पे डिवाइड किया? 2 पे। ये एवरेज होता है। एवरेज की समझ आ गई बात की? जैसे आपने हाँ जी, क्वेश्चन मोशन में बताया था आपको। तो ये कितना आया? 177 और 2, ये 88.5 बनता है। देखो दरमियान वाले का क्या एटॉमिक मास है? 88 ही नहीं है। तो डोबराइनर ये थ्योरी दी थी, कहता है कि अगर आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाओ, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम की प्रॉपर्टी, और कहता है कि इनके एटॉमिक मास के लिहाज से हमने इनको बनाया है। कहता है जो पहला एलिमेंट होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा, इनके जो एटॉमिक मास का जब मैं एवरेज लूंगा तो वो किसका जवाब निकलेगा? मिडल वाले का। ये थ्योरी अभी डेफिनेशन पढ़ी नहीं पीछे, अब बात क्लियर होगी था आपको। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट क्या होगा? एवरेज ऑफ द अदर एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई बात समझ तो नहीं आई? यहां पे तो जा करो। आगे इसके डर्मिट्स है। डर्मिट्स का मतलब होता है कि खामियां। डर्मिट्स का क्या मतलब होता है? खामियां। इसकी क्या क्या खामियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये नहीं चल सका, आने वाले वक्त में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज इन दिस वे, ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज इन दिस वे। चंद एलिमेंट्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स अरेंज नहीं कर सकते। क्योंकि हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में, कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं इस वक्त? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड दैट टाइम कितने हैं? 118 में भी, इससे भी ज्यादा हो गया, अब तो इससे भी ज्यादा हो गए होंगे। तो उस वक्त सिर्फ एलिमेंट ही 10-15 थे डिस्कवर डोबराइनर के दौर में। तो चंद एलिमेंट इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, और इसको मजीद
कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, कि मजीद इसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया कि ये किसी लिहाज से बेहतर है, तो लिहाजा इसको हम रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एक नई थ्योरी आई, ये कुछ उससे बेहतर थी और ये समझने वाली भी, न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड 1864, ये आपने इसकी डिजिट्स भी याद रखना है। इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब पता है? ट्राइएड का मतलब क्या था? 3, और ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8। अच्छा, इसके पहले ये मैंने ना, इसमें मैं आपको वैसे बताता हूँ, कहता हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से मैंने क्या करना है? एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अब देखो, ये पहले इस बात को समझो, लिथियम होता है ना, ये आपको याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा था, मैंने जब आगे जाके पीरियोडिक टेबल, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करवाना है, वो मैंने 5 मिनट में करवाना है, वो आगे जाके याद हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको देखना है आपने, और ये वैल्यूज भी आपको याद होती रहेंगी साथ साथ। लिथियम एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक मास होता है 6। एटॉमिक मास हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, याद है ना आपको? और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ये बाबू पता होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक मास 6 है, बेरिलियम का 8 है, बोरोन का 9 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का 18 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। ये सिर्फ मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर आपको डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। ये वैसे आप एग्जांपल देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहते तो बाकी जो थ्योरी जो आगे मैंने बतानी है वो आपने लाजमी लिखनी है, बोर्ड में क्वेश्चन आए तो दे सकते हो। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ये हमारे पास एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सॉरी नियोन तो नहीं भी आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने कहा था पहले 10 एलिमेंट आपने लाजमी याद करने हैं, तो बहरहाल वो मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल में याद करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं ये मेरा पहला एलिमेंट है लिथियम, मैं नंबरिंग यहां से शुरू की, ये कौन सा एलिमेंट है? ये। अच्छा, इससे पहले एटॉमिक मास क्या था? हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। अब इसका एटॉमिक मास कितना है? 6। इसके बाद क्या आ रहा है? 8 के बाद। ऐसे तो नहीं हो रहा कि 9 के बाद 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, इंक्रीज ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब तरतीब से मैंने रखे हैं, मैंने बेतरतीब में नहीं रखे। मैंने एलिमेंट्स को तरतीब दिया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, कि उस अगला एलिमेंट का एटॉमिक मास पिछले से ज्यादा ही आएगा। आगे बात समझ, ये तरतीब की समझ आई मैंने कैसे लगाई है? एलिमेंट्स ही मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि यही बातें बाद में आपके वो डेफिनेशन में आनी है। अरेंज द एलिमेंट, अरेंज द अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब मुताबिक, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस। और मैंने कहा था अभी एटॉमिक मास के लिहाज से बातें करनी है, एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ। एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, हमने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। और कहता है कि जो पहला एलिमेंट होगा और जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये किसने कहा था? न्यूलैंड ऑक्टेव। मैं कहता हूं लिथियम पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। तो किन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी? हाँ जी, किस किस की? लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये डेफिनेशन है। When we arrange elements according to increasing their atomic masses, the property of the first element and the 8th element, पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये किसने कहा था? न्यूलैंड ऑक्टेव ने। 8वां एलिमेंट, ऑक्टेव का मतलब समझ आ गई कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा। अच्छा, मैं चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं जी मैंने लिथियम से पहला नहीं शुरू करना, मैंने कहां से शुरू करना है? बेरिलियम से। तो बेरिलियम के लिहाज से 8वां एलिमेंट कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम। तो इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। समझ तो नहीं आ रही बात?
सिंपल सी डेफिनेशन, अब आपको ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। व्हेन वी इंक्रीज when we arrange the element according to their increasing their atomic masses, the property of the first element and the क्या होगा, will be same। तो यही डेफिनेशन इधर देगा वो। कैनी दैरो डिटरमन द करेक्ट एटॉमिक मासेस इन द 1860, 1860 की बातें कर रहे हैं ये। कहता है उस वक्त जो था एलिमेंट जो हम निकालते थे ना, उनका एटॉमिक मास हम गलत निकाल लेते थे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एटॉमिक मासेस को ठीक ठीक डिस्कवर किया। क्या किया, एटॉमिक मासेस को ठीक ठीक डिस्कवर किया। उसके बाद एलिमेंट्स वर अरेंज, आगे वही बात, बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट में उसकी प्रॉपर्टी जो पहले की होगी वही 8वें की होगी। आसान तो नहीं है, ये इसके अंदर ही है बेटा, मैंने बुक के अंदर से निकालनी है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये तवज्जो करो सारे स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स, डर्मिट्स। आगे इसके डर्मिट्स का मतलब इसके नकाइफ कह लो आप, जिसकी वजह से हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। वो कौन से हैं डर्मिट्स, वो देखो, नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स। उस दौर में अब एलिमेंट्स हुए थे सिर्फ 40-50 डिस्कवर, तो अब कितने हैं, तो जो नहीं डिस्कवर हुए तो उसके लिए खाली जगह छोड़नी चाहिए थी कि नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो इसने नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉब्लम है। अच्छा उसके बाद इसमें कोई ये चीज देखो, ये देखो जरा इधर, अब देखो 18 एटॉमिक मास है, 18 के बाद क्या आ रहा है 23, तो इसका मतलब 19, 20, 21, 22 बहुत ज्यादा मिसिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट है जो नहीं डिस्कवर हुए, उसने खाली जगह नहीं छोड़ी। आगे ना बात समझ, तो ये डर्मिट्स है इसका, ये इसका नुकसान है कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, अब 23 के बाद डायरेक्ट, सॉरी 18 के बाद डायरेक्ट 23 आ रहा है, तो कुछ ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो डिस्कवर नहीं हुआ, जिसके लिए उसने खाली जगह नहीं छोड़ी। आगे बात समझ यहां तक, पहला पॉइंट समझ में आ गया, नो स्पेस वाज लेफ्ट, उसने नहीं छोड़ी कोई भी स्पेस, किसके लिए, अनडिस्कवर एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, नोबल गैसेज वाज नॉट नाउन एट दैट टाइम। नोबल गैसेज क्या होती हैं, ये नेक गैसेज होती हैं। कौन सी गैसेज होती हैं, नोबल का मतलब क्या होता है, नेक, अलालोक गैसें। ये आपकी होती है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रैंडियम, ये हम पढ़ेंगे, वो मैंने नहीं लिखी थी। 18 के बाद मैंने 23 लिखा है ना एटॉमिक मास, तो 18 के बाद आता है फ्लोरीन, के बाद नियोन आता है, वो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये इसके डर्मिट्स हैं। ही कंपेयर्ड इट विद द म्यूजिकल नोट्स, कहता है उसने इसको ना म्यूजिकल, जिस तरह म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं ना, उसके मुताबिक इसको अरेंज किया, तो ये भी चीज गलत है। अब केमिस्ट्री और म्यूजिक नोट्स का तो लिंक ही कोई नहीं। क्लियर होगी बात, यहां तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, कोई समझ नहीं आई,